नमस्कार, स्वागत है साथियों आपका। आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एलियंस का अस्तित्व से जुड़ी अहम जानकारी के बारे में। एलियंस का अस्तित्व एक अज्ञात उड़ान वस्तु कोई भी कथित हवाई घटना है जिसे तुरंत पहचाना या फिर समझाया नहीं जा सकता। जांच करने पर अधिकांश यूएफओ को ज्ञात वस्तुओं या फिर वायुमंडलीय घटनाओं के रूप में पहचाना जाता है, जबकि एक छोटी संख्या अस्पष्टीकृत रहती है। वैज्ञानिकों और संशयवादी संगठनों जैसे कि कमेटी फॉर स्केप्टिकल इंक्वायरी ने प्राकृतिक घटनाओं, मानव प्रौद्योगिकी भ्रम या फिर धोखाधड़ी के कारण बड़ी संख्या में दावा किए गए यूएफओ के लिए पेशेवर स्पष्टीकरण प्रदान किए हैं। यूएफओलॉजिस्ट के लिए लेकिन मुखर समूह अपरंपरागत 6 वैज्ञानिक परिकल्पनाओं का समर्थन करते हैं, जिनमें से कुछ विशिष्ट अलौकिक मुलाकात के दावों से परे हैं और कभी कभी नए धर्मों का हिस्सा बनते हैं, जबकि पूरे इतिहास में आकाश में असामान्य दृष्टि देखे गए हैं। यूएफओ ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि तक अंतरिक्ष युग के दौरान बढ़ने का कंपनी वर्तमान सांस्कृतिक प्रमुखता हासिल नहीं की थी। 20वीं सदी में सरकारों द्वारा आयोजित यूएफओ रिपोर्ट्स के साथ साथ संगठनों और व्यक्तियों द्वारा किए गए अध्ययनों और जांच को देखा गया था। 20वीं सदी से पहले का प्रारंभिक इतिहास, लोगों ने पूरे इतिहास में आकाश को देखा है और कभी कभी असामान्य जगह देखी है, जैसे धूमकेतु, उज्ज्वल उल्का, 5 ग्रहों में से एक या फिर अधिक जिन्हें नग्न आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। ग्रहों के संयोजन और वायुमंडलीय ऑप्टिकल घटनाएं जैसे पारहेलिया और लेंटिकुलर बादल एक विशेष रूप से प्रसिद्ध उदाहरण हेलिका धूमकेतु है। ये पहली बार चीनी खगोलविदों द्वारा 240 ईसा पूर्व और संभवतः 467 ईसा पूर्व में दर्ज किए गए थे। चूंकि ये हर साल 76 वर्षों में आंतरिक सौर मंडल तक पहुंचता है, इसलिए इसे अक्सर प्राचीन ऐतिहासिक दस्तावेजों में एक अद्वितीय पृथक घटना के रूप में पहचाना जाता है, जिसके लेखक इस बात से अनजान थे कि ये एक दोहराई जाने वाली घटना थी। इतिहास में इस तरह के वृत्तांतों को अक्सर अलौकिक संकेतों, स्वर्गदूतों या फिर अन्य धार्मिक शगुन के रूप में जाना जाता है, जबकि यूएफओ के उत्साही लोगों ने कभी कभी मध्ययुगीन चित्रों और यूएफओ रिपोर्टों में कुछ धार्मिक प्रतीकों के बीच कथा समानता पर टिप्पणी की है। ऐसी छवियों के विहित और प्रतीकात्मक चरित्र को कला इतिहासकारों द्वारा ऐसी छवियों पर अधिक पारंपरिक धार्मिक व्याख्याओं को रखते हुए प्रलेखित किया गया है। बीसवीं सदी और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत और यूरोपीय थिएटरों में अलाइंड और एक्सेस पायलटों द्वारा फ्यू फाइटर्स के रूप में जाने जाने वाले गोल चमकते आग के गोले की सूचना दी गई। उस समय कुछ प्रस्तावित मित्रों देशों की व्याख्याओं में सेट एल्मो की आग, शुक्र ग्रह, ऑक्सीजन की कमी से मति भ्रम या जर्मन गुप्त हथियार शामिल थे। 1946 में 2000 से अधिक रिपोर्टें मुख्य रूप से स्वीडिश सेना द्वारा स्वीडेनाई राष्ट्रों पर अज्ञात हवाई वस्तुओं की फ्रांस, पुर्तगाल, इटली और ग्रीस से अलग अलग रिपोर्टों के साथ एकत्रित हुई थी। वस्तुओं को रूसी ओलो के रूप में संदर्भित किया गया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रहस्य वस्तुएं संभवतः कब्जा किए गए जर्मनी V1 या फिर V2 रॉकेट के रूसी परीक्षण थे। अधिकांश की पहचान प्राकृतिक परिघटनाओं के रूप में उल्काओं के रूप में की गई थी। कई खातों द्वारा लोकप्रिय यूएफओ सनक 24 जून 1947 को रिपोर्टों के आसपास मीडिया उन्माद के साथ शुरू हुई कि केनेथ अनरोल्ड नामक एक नागरिक पायलट ने संयुक्त राज्य में माउंट रेनियर के पास 9 वस्तुओं को उड़ते हुए देखा। उस समय उन्होंने दावा किया कि उन्होंने तश्तरी की तरह उड़ने वाली वस्तुओं का वर्णन किया, जिससे उड़न तश्तरी और उड़न डिस्क के समाचार पत्रों के खाते सामने आए। जल्द ही उड़न तश्तरी के देखे जाने की खबरें एक दैनिक घटना बन गई, जिसमें एक विशेष रूप से प्रसिद्ध उदाहरण रॉसवेल घटना है, जहाँ एक किसान द्वारा एक गिरे हुए अवलोकन गुब्बारे के अवशेष बरामद किए गए और सैन्य कर्मियों द्वारा जब्त कर लिए गए। उस समय कहानी पर बहुत कम ध्यान दिया गया था, लेकिन 1990 के दशक में असली फुटेज के रूप में विपणन किए गए एक एलियन शव परीक्षण वीडियो के टेलीविजन प्रसारण के आसपास के प्रचार के साथ इसमें रुचि पुनर्जीवित हुई, लेकिन बाद में इसे पुनः अधिनियम के रूप में स्वीकार किया गया। विभिन्न यूएफओ दावेदारों ने कहा कि उन्होंने अंतरिक्ष यान चलाने वाली एलियंस के साथ बातचीत की थी और कुछ ने कहा कि उन्होंने स्वशिल्प का दौरा किया था। 1961 में पहला विदेशी अपहरण खाता सनसनीखेज हो गया, जब बार्नी और बेटी हील एक यूएफओ को देखने के बाद सम्मोहन में चले गए और अपने अनुभव की यादों को पुनः प्राप्त करने की सूचना दी, जो कि वर्षों के साथ और अधिक विस्तृत हो गए।
खगोलविद रिपोर्ट। यूएसएफ की प्रोजेक्ट ब्लू बुक फाइलों में संकेत मिलता है कि सभी अज्ञात रिपोर्टों का लगभग 1% शौकिया और पेशेवर खगोलविदों या अन्य दूरबीन उपयोगकर्ताओं से आया था। 1952 में खगोल शास्त्री J.L. हाइनेक, जो उस समय ब्लू बुक के सलाहकार थे, ने 45 साथी पेशेवर खगोलवादियों का एक छोटा सा सर्वेक्षण किया था। 5 ने यूएफओ देखे जाने की सूचना दी थी। लगभग 11% यानी कि 1970 के दशक में एस्ट्रोफिजिसिस्ट पीटर ए स्टूरॉर्क ने FIA और अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी यानी कि AAS के 2 बड़े सर्वेक्षण किए। मतदान करने वाले लगभग 5% सदस्यों ने संकेत दिया कि उन्होंने यूएफओ देखे थे। खगोलविद क्लाइट टाम्बो, जिन्होंने 3 हरे आग के गोले सहित 6 यूएफओ देखे थे, यूएफओ के लिए अलौकिक परिकल्पना का समर्थन किया और कहा कि जिन वैज्ञानिकों ने इसे बिना अध्ययन के खारिज कर दिया वो वैज्ञानिक थे। एक अन्य खगोल शास्त्री लिंकन लाप्स ने न्यू मैक्सिको में हरे आग के गोले और अन्य यूएफओ घटनाओं में संयुक्त राज्य वायुसेना की जांच का नेतृत्व किया। लापाज ने हरे रंग की आग के गोला और एक डिस्क के 2 व्यक्तिगत देखे जाने की सूचना दी। हाइनेक के एक डिस्क के वाणिज्यिक एयरलाइनर की खिड़की के माध्यम से 2 तस्वीरें ली जो उनके विमान के साथ तालमेल बिठाती हुई प्रतीत होती हैं। खगोलविद एंड्रयू फ्रैंकनॉय ने इस परिकल्पना को खारिज कर दिया कि यूएफओ अलौकिक अंतरिक्ष यान है और किताबों, फिल्मों और मनोरंजन में विश्वसनीय कवरेज के हमले का जवाब अपने छात्रों को इस तरह के दावों के लिए महत्वपूर्ण सोच को लागू करने के लिए सिखाते हैं। उन्हें सलाह देते हैं कि एक अच्छा वैज्ञानिक होने के विपरीत नहीं है एक अच्छा जासूस होने के नाते। शब्दावली। शब्द यूएफओ 1953 में संयुक्त राज्य वायुसेना द्वारा ऐसी सभी रिपोर्टों के लिए कैच ऑल के रूप में काम करने के लिए गढ़ा गया था। अपनी प्रारंभिक परिभाषा में यूएसएफ ने कहा कि एक यूएफओ भी कोई भी हवाई वस्तु थी जो प्रदर्शन, वायु गतिकीय विशेषताओं या फिर असामान्य विशेषताओं के द्वारा वर्तमान में ज्ञात किसी भी विमान या फिर मिसाइल प्रकार के अनुरूप है या जिसे सकारात्मक रूप से एक परिचित के रूप में पहचाना नहीं जा सकता वस्तु। तदनुसार ये शब्द शुरू से उन मामलों के उस अंश तक सीमित था जो जांच के बाद अज्ञात रहे, क्योंकि यूएसएफ संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों और तकनीकी पहलुओं में रुचि रखता था। 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक के दौरान केनेथ अर्नोल्ड घटना के संदर्भ में पेश किए जाने वाले शब्द के कारण यूएफओ को अक्सर उड़न तश्तरी या फिर उड़न डिस्क के रूप में जाना जाता था। एवरो कनाडा VZ9AV एवरोकार 1950 के दशक के दौरान निर्मित एक अवधारणा वाहन था जो एक तश्तरी के आकार के साथ एक कार्यात्मक विमान था। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी सैन्य कर्मियों और पायलटों द्वारा यूएफओ को आमतौर पर बोलचाल की भाषा में बोगी कहा जाता था। शब्द बोगी मूल रूप से रडार बिलिप्स में विसंगतियों की रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो संभावित शत्रुतापूर्ण ताकतों की इंगित करता है जो इस क्षेत्र में घूम सकते हैं। यूएफओ शब्द 1950 के दशक के दौरान पहली तकनीकी साहित्य में अधिक व्यापक हो गया, लेकिन बाद में लोकप्रिय उपयोग में आया। शीत युद्ध के दौरान यूएफओ ने काफी दिलचस्पी हासिल की, एक ऐसा युग जो राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बढ़ी हुई चिंताओं से जुड़ा हुआ था और हाल ही में 2010 के दशक में अस्पष्टीकृत कारणों से फिर भी विभिन्न अध्ययनों ने निष्कर्ष निकाला कि घटना किसी खतरे का प्रतिनिधित्व नहीं करती और न ही इसमें वैज्ञानिक खोज के योग्य कुछ भी शामिल है। 1947 देखे जाने पर USAF और AFBI की प्रतिक्रिया। जून और जुलाई 1947 की शुरुआत में अमेरिका में बड़े पैमाने पर देखे जाने के बाद 9 जुलाई 1947 को यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयर फोर्स USAAF की खुफिया एजेंसी ने FBI के सहयोग से उन विशेषताओं के साथ चयनित दृश्यों की औपचारिक जांच शुरू की जो कर सकते थे। केनेथ अर्नोल्ड की तरह तुरंत युक्ति संगत नहीं बनाया जाना चाहिए था। यूएसएफ ने अपने सभी शीर्ष वैज्ञानिकों का उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया कि ऐसी घटना वास्तव में हो सकती है। शोध इस सोच के साथ किया जा रहा था कि उड़ने वाली वस्तुएं एक खगोलीय घटना हो सकती है या कि वो यंत्रवत रूप से तैयार हो, नियंत्रित एक विदेशी निकाय हो सकते हैं। 3 सप्ताह बाद प्रारंभिक रक्षा अनुमान में वायुसेना जांच ने फैसला किया कि ये उड़न तश्तरी स्थित सभी काल्पनिक नहीं है या किसी प्राकृतिक घटना में बहुत अधिक दिखाई दे रही हैं। कुछ वास्तव में चारों ओर उड़ रहा है। राइट फील्ड में एयर मटेरियल कमांड के खुफिया और तकनीकी डिवाइसों द्वारा एक और समीक्षा उसी निष्कर्ष पर पहुंची। इसने बताया कि घटना कुछ वास्तविक और दूरदर्शी या फिर काल्पनिक नहीं है और डिस्क के आकार की वस्तुएं दिखने में धात्विक मानव निर्मित विमान जितनी बड़ी हैं।
उन्हें चढ़ाई की चरम पर और गतिशीलता, शोर की सामान्य कमी, एक निशान की अनुपस्थिति, कभी कभी उड़ने वाली उड़ान और अप्रवर्तक व्यवहार जब अनुकूल विमानों रडार द्वारा देखा या फिर संपर्क किया जाता है की विशेषता थी। एक नियंत्रित शिल्प का सुझाव देते हुए इसलिए सितंबर 1947 के अंत में सिफारिश की गई कि एक आधिकारिक वायुसेना जांच स्थापित की जाए। ये भी सिफारिश की गई कि अन्य सरकारी एजेंसियों को जांच में सहायता करनी चाहिए। वैज्ञानिक मुख्य धारा के विज्ञान में यूफोलॉजी को विश्वसनीय नहीं माना जाता है। वैज्ञानिक समुदाय ने आमतौर पर माना है कि सांस्कृतिक कलाकृतियों के अलावा यूएफओ को देखना गंभीर जांच के योग्य नहीं है। यूएफओ के अध्ययन शायद कभी भी मुख्य धारा के वैज्ञानिक साहित्य में दिखाई देते हैं। पूछे जाने पर कुछ वैज्ञानिक और वैज्ञानिक संगठनों ने दिसंबर 1969 में अमेरिका में आधिकारिक सरकारी अध्ययनों के अंत की ओर इशारा किया। सरकारी वैज्ञानिक एडवर्ड कोडोन के इस बयान के बाद की वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर यूएफओ के आगे के अध्ययन को उचित नहीं ठहराया जा सकता। एक वैज्ञानिक और यूफोलॉजिस्ट जैक्स वाली ने दावा किया कि सरकारी अध्ययनों सहित अधिकांश यूएफओ अनुसंधान में कमियां थी। उन्होंने अक्सर यूएफओ देखे जाने से जुड़ी पौराणिक कथाओं और पंथवाद की आलोचना की, लेकिन चुनौतियों के बावजूद वैली ने तर्क दिया कि कई 100 पेशेवर वैज्ञानिक, एक समूह जिसे उन्होंने और हाइनेक दोनों ने अदृश्य कॉलेज कहा है, ने अपने समय पर चुपचाप यूएफओ का अध्ययन करना जारी रखा। आधुनिक संस्कृति में यूएफओ को एक प्रचलित विषय बन गया और सामाजिक घटनाएं समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में अकादमिक शोध का विषय रही। 2021 में खगोल शास्त्री एवी लोएब ने द गिलोलिये प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य टेलीस्कोपिक अवलोकनों के माध्यम से पृथ्वी पर या उसके निकट अलौकिक या अलौकिक प्रौद्योगिकियों के वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करना और रिपोर्ट करना था। जबकि लोएब की पहल इस सवाल पर कोई रुख नहीं लेती कि क्या यूएफओ अध्ययन के योग्य घटना थी। उनके तर्कों की अन्य वैज्ञानिकों द्वारा अनेक अपव्यय के आलोचना की गई। सेना, सरकार और विमानन कर्मियों के दावे। 2007 में एरिज़ोना के पूर्व गवर्नर फाइफ सिमिंगटन ने दावा किया कि उन्होंने 1997 में फिनिक्स, एरिज़ोना में एक पर्वत श्रृंखला स्क्वावा पीक पर एक विशाल डेल्टा के आकार का शिल्प चुपचाप नेविगेट करते हुए देखा था। अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर एडगर मिशेल ने दावा किया कि वो उन वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के बारे में जानते हैं जो करीबी मुठभेड़ों में शामिल थे और इस वजह से उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि एलियंस पृथ्वी पर आए हैं। मई 2019 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू विमानों में 2014 की गर्मियों से मार्च 2015 तक संयुक्त राज्य के पूर्वी समुद्री तट पर अभ्यास करते समय अज्ञात इंस्ट्रूमेंटेशन और ट्रैकिंग डेटा के कई उदाहरण थे। टाइम्स ने एक कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट वीडियो प्रकाशित किया जो एक वस्तु को समुद्र की सतह के पास तेज गति से चलती हुई दिखाई देती है, जैसे कि वो घूमती हुई दिखाई देती है, और ऐसी वस्तुएं जो उच्च त्वरण मंदी और गतिशीलता में सक्षम दिखाई देती है। 2 अलग-अलग घटनाओं में एक पायलट ने अपने कॉकपिट उपकरणों को बंद कर दिया और वस्तुओं को ट्रैक करने की सूचना दी, लेकिन वो उन्हें अपने हेलमेट कैमरे के माध्यम से देखने में असमर्थ थे। एक अन्य मुठभेड़ में उड़ान उपकरणों ने 2 जेट विमानों के बीच एक घन को घेरे हुए एक गोले के रूप में वर्णित एक छवि को रिकॉर्ड किया जब वो लगभग 100 फीट की दूरी पर उड़ रहे थे। पेंटागन ने एक वीडियो को 27 अप्रैल 2020 को आधिकारिक रूप से जारी किया। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने कहा कि अनधिकृत या फिर अज्ञात विमानों के हाल के वर्षों में विभिन्न सैन्य नियंत्रित रेंज और निर्देशित हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की कई रिपोर्टें मिली हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करके कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।